नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी बायोग्राफी कवर करेंगे, जो एक ऐसे जीनियस पर्सनालिटी हैं, जिसे कानून मंत्री और हमारा जो देश है, उसके संविधान के जो निर्माता हैं, उनकी हम बायोग्राफी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल में जुड़ना है, तो कृपया स्टडी विद राज सर के नाम से आप सर्च कीजिए और ज्वाइन करिए। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिल जाती है। तो आइए बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे जीनियस पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया, बहुत सारी सुविधाएं थी, सारी प्रॉब्लम झेली, पर सबसे पहले उन्होंने ज्ञान को अपना हथियार बनाया और पूरे समाज को अपने सामने झुका दिया। वो जीनियस जिन्होंने दिखा दिया कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अपने संविधान की हर चीज इन्होंने लिखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्होंने नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर की। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में कोई गलत वर्ड नहीं सेंड करिए, लड़िएगा नहीं, झगड़िएगा नहीं, राजनीतिक मुद्दा मत बनाइएगा। अगर कमेंट में कोई करना हो तो कृपया शब्दों की मर्यादा बनाए रखिएगा। यही आपसे फ्रेंड्स कहना था। आइए देखेंगे इनकी अर्ली लाइफ, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। इनका प्रारंभिक जीवन फ्रेंड्स बहुत ही कठिन था। आइए देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ। 21वीं सदी का भारतीय समाज जात के बंधनों से मुक्त था। भारतीय संविधान देश में सभी जाति, धर्म, लिंग, आयु के व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कठिन प्रयासों और सफलताओं के बाद हुआ। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी प्रथाएं थी, जिनके फलस्वरूप ये समाज विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था। आज भी आपको इसका एक न एक रूप कहीं न कहीं, एक न एक पार्ट कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। भारतीय समाज में सबसे बड़ी विडंबना ही रही है कि खोखले मान्यताओं और जात के आधार पर एक दूसरे से दुर्भावना और कलेश की स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन शिक्षा और तार्किक शक्ति से मनुष्य आज के समय में इनसे सबसे ऊपर उठा है। जब भी कभी अछूतों, दलितों का जिक्र होता है, तो भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम जरूर आता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था। वर्तमान में यह डॉक्टर अम्बेडकर नगर मध्य प्रदेश में है, जिसे अम्बेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। जन्म के समय इनका नाम भीमराव था। इनके माता पिता इन्हें भीमा नाम से पुकारते थे। भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, वह भारत गणराज्य के निर्माताओं में भी अपना स्थान रखते हैं। अम्बेडकर स्वयं भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे। वह एक समाज महान वक्ता, दार्शनिक, नेता, शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुरस्कार अर्जित किए। वह भारत में अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया और समाज में अछूतों, गरीबों और अन्य पिछड़ों के उत्थान और कल्याण के लिए, उनको मौलिक अधिकार दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1990 में अम्बेडकर जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले बी आर अम्बेडकर एक दलित परिवार से संबंधित थे। इनके माता का नाम भीमबाई मुबरदकर और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनका बचपन का नाम भीमा था। वह अपने पिता, माता और 14वीं उनके माता-पिता की 14वीं अंतिम संतान थे। इनका मूल नाम सकपाल था। इनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। वह हिंदू महार जात से संबंधित थे, जो उस समय भारत में अछूत जात के अंतर्गत आती थी। इसके कारण इन्हें बचपन से ही हर क्षेत्र में व्याप्त भेदभाव को सहना पड़ा। इनके पिता भारतीय सेना की महू छावनी में अपनी सेवा दे रहे थे। यहाँ कार्य करते हुए उन्हें बाद में सूबेदार का पद भी मिला। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जीनियस पर्सनालिटी हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। अंबेडकर जी का परिवार 1906 में बम्बई, वर्तमान मुंबई जो कहा जाता है, वहां चले गए और उस समय भीमराव अंबेडकर मात्र 15 वर्ष के थे। 15 वर्ष की आयु में अंबेडकर जी का विवाह 9 साल की रमाबाई नाम की लड़की से कराया गया। उस समय भारत में बड़े स्तर पर बाल विवाह का भी प्रचलन था। फ्रेंड्स, हमारा जो देश है बहुत सारे धर्म और संस्कृतियों का जनक है, लेकिन बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी बुराइयां इस समाज में पहले व्याप्त थीं। उन बुराइयों को दूर करने के लिए कोई न कोई योद्धा एक न एक जन्म लेता है, और जिसके रूप में डॉक्टर बाबा साहब ने जन्म लिया और उन सभी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंका। और आज भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसे भारतीय संविधान मिला, मौलिक अधिकार मिले, मौलिक कर्तव्य मिले, जिनके सहारे आज देश चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस कड़ी में आगे देखेंगे। जिस समय अंबेडकर जी का विवाह हुआ, उस समय वह अपनी 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। भीमराव की पत्नी रमाबाई अंबेडकर की एक दो पत्नियां थीं, रमाबाई और सविता अंबेडकर।
इन्होंने डॉक्टर सविता अम्बेडकर से 1948 में विवाह किया था। भीमराव के पुत्र का नाम यशवंत अम्बेडकर है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में, और हम देखेंगे आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा एवं योग्यता के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो पूरे देश में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके नाम की चर्चा होती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका, फ्रांस, बहुत देशों की यात्रा किया उन्होंने, वहाँ से पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने अपने देश का जो संविधान है, एक लिखित संविधान है जो देशवासियों को दिया। बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। फ्रेंड्स, आज का समय जिस प्रकार से लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कभी भी कोई ये नहीं कहता है कि ये किस वर्ग का है, किस श्रेणी का है, किस कैटेगरी का है, इसे जो है स्कूल में शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। कोई भी कॉलेज हो, आज किसी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। आप किस स्थिति में जाइए, कभी भी जाइए, आपके बच्चे का एडमिशन होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो भारतीय संविधान आपके साथ खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इनकी शिक्षा जो है, इन्हें स्कूल में बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता था, अर्थात सभी बच्चे अंदर बैठते थे और ये बाहर बैठते थे स्कूल के गेट पर ही। सारे प्रश्न जो है, जो भी गुरु पूछते थे, कोई विद्यार्थी इसका आंसर नहीं दे पाता था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे ही बाहर बैठकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और सारे प्रश्न के उत्तर सही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यातनाएं झेलनी पड़ी, इस प्रकार से बहिष्कार किया गया इनका, तभी जाके इनके दिमाग में इस प्रकार की छवि आई कि हमें भी इस जो कुरीतियां हैं इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है और सभी को समानता, विश्व बंधुत्व का जो है रास्ता दिखाना है, जिस रास्ते पर चलकर भारत एक जो है विश्व गुरु बन सकता है। तो उसी आधार पर इन्होंने काम किया। बात करेंगे शिक्षा के बारे में। 7 नवंबर 1900 में अम्बेडकर जी ने सतारा नगर के शासकीय स्कूल, वर्तमान प्रताप सिंह हाई स्कूल में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इनके शैक्षिक जीवन के समय इन्हें भीवा नाम से भी बुलाया जाता था। 1897 में अम्बेडकर जी अपने परिवार के साथ मुंबई चले आए, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा एलिफेंस्टन रोड पर स्थित हाई स्कूल से पूरी की। वर्ष 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करके इन्होंने स्नातक की पढ़ाई के लिए इन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला मिला। यह बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एसोसिएट था। इस स्तर की शिक्षा पाने वाले भीमराव अपने समुदाय के प्रथम व्यक्ति थे। 1912 में अम्बेडकर जी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से राजनीतिक और अर्थशास्त्र में बीए किया। बीए के बाद इन्होंने बड़ौदा राज्य सरकार के साथ कार्य किया। 1913 में 22 वर्ष की आयु में अम्बेडकर जी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। इन्हें 3 वर्ष के लिए बड़ौदा राज्य सरकार ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की। जून 1915 में अम्बेडकर ने समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान विषय में एमए की परीक्षा भी पास की। 1916 में इन्होंने अपने तीसरे शोधकार ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के लिए अर्थशास्त्र से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। 1927 में अम्बेडकर जी को आधिकारिक रूप से पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। फ्रेंड्स, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत जीनियस पर्सनालिटी थे। तो हमारी हमने जो बायोग्राफी कवर किया है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इसे आप देखिए, जानिए उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी जीनियसता के बारे में, जिस प्रकार से उन्होंने सोचा, जिस प्रकार से उन्होंने विचार किया और अपने विचार को उसने एक-एक करके लिखा। तो आप देखिए फ्रेंड्स ज़रूर। 1916 में भीमराव जी इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन चले गए। वहाँ इन्होंने अर्थशास्त्र की डायरेक्टर थीसिस पर काम किया। इसके बाद बड़ौदा राज्य में सेना सचिव के रूप में कार्य किया, लेकिन भेदभाव के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और लेखाकार के रूप में भी कार्य करने लगे। 1921 में भीमराव ने एमएससी की डिग्री भी प्राप्त की। 1922 में बैरिस्टर एट लॉज डिग्री दी गई। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे इसी कड़ी में भीमराव अम्बेडकर जी का राजनीतिक जीवन। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का राजनीतिक जीवन कैसा रहा, किन किन चुनौतियों का सामना किया उन्होंने, किस तरीके से वहाँ से ऐसी विशेषताओं के आधार पर वो निकले वहाँ से और एक संविधान दिया और लोगों को इस तरह से एकजुट रहने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। हमारा देश भारत का निर्माण, संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी का राजनीतिक सफर 1926 में शुरू हुआ। संविधान निर्माण के बाद 1956 में वह राजनीतिक क्षेत्र के कई पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। 1926 में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामांकित किए गए। 1936 तक अम्बेडकर जी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में भी काम किया। 13 अक्टूबर 1935 को एक सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी नियुक्त किए गए। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी स्थापना की। 1942 तक विधानसभा के मेंबर रहे। 1942 में अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना की। 1942 से 1946 तक में अम्बेडकर जी श्रम मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। 1952 में भीमराव अम्बेडकर जी को राज्यसभा का मेंबर भी चुन लिया गया।
30 सितंबर 1956 को इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा भी की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का धर्म परिवर्तन। फ्रेंड्स, इस कड़ी में आगे देखेंगे, जो भी इनकी बायोग्राफी में भी आता है, बात करेंगे अम्बेडकर का धर्म परिवर्तन। आइए बात करेंगे, देखेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 1950 के दशक में भीमराव बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए। 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा के समय यह कहा था, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे इसी कड़ी में संविधान निर्माण और भीमराव अम्बेडकर, अर्थात संविधान निर्माण में भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान है, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। आइए कंटिन्यू करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कांग्रेस सरकार ने देश के प्रथम कानून और न्याय मंत्री के रूप में बी आर अम्बेडकर का चयन किया। इसके बाद अम्बेडकर जी देश को नए संविधान निर्माण हेतु 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को देश में शांति और मजबूती और सभी जाति वर्ग लिंग के लिए एक मजबूत रीढ़ माना है। बाबा साहब को बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वे यूएसए चले गए और वहां से शिक्षा पूरी की। मेरे हिसाब से कोई भी डिवीजन ही नहीं होनी चाहिए। हर कोई इंसान है, हर कोई अपने तरीके से, सभी को संविधान प्राप्त है, हर कोई अपने तरीके से जिए। आपको पता चले कि गांधी जी ने इन्हें हरिजन के नाम से भी पुकारा था, जबकि आगे चल के बहुत सारे आयोग आए जिन्हें एससी एसटी के लिए बहुत सारी मान्यताएं दी गई और उस आधार पर जो है आगे का जो है रास्ता जो है तय हुआ। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आगे देखेंगे पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट पर 24 सितंबर 1932 को पुणे की यशोदा सेंट्रल जेल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। प्रशासन इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में महत्व देता है। यह समझौता भारत के समाज के सबसे कमजोर समूहों में से एक के उत्थान के लिए एक साझा उद्देश्य प्राप्त करने के उद्देश्य से दो बिल्कुल विपरीत विचारों, गांधी जी का सामाजिक दृष्टिकोण और अम्बेडकर का राजनीतिक जीवन के दृष्टिकोण का संलयन का परिणाम है। पूना पैक्ट का इतिहास क्या है, देखेंगे फ्रेंड्स। सांप्रदायिक पुरस्कार, जिन्होंने दलित वर्गों, यूरोपीय सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। सरकार ने पहले हिमालय मिंटो सुधार 1909 और मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के माध्यम से अपना लिया था, जो 1932 के पुरस्कार की नींव के रूप में कार्य किया। केवल इन समुदायों के मेंबर ही विधानसभा के लिए एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करने के लिए मतदान करने के हकदार थे और प्रत्येक समुदाय को एक अलग निर्वाचन प्रणाली के तहत विधायिका में सीटों की एक निश्चित संख्या दी गई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार का महात्मा गांधी ने कड़ा विरोध किया था, जिन्होंने इसे भारतीयों को कई विशिष्ट गुटों में बांटने के लिए प्रेरित किया और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के ब्रिटिश समाजवादियों के निरंतर प्रयासों के एक घटक के रूप में देखा। अम्बेडकर जी ने शुरू में इस पुरस्कार का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र जैसे राजनीतिक उपायों से उत्पीड़ित वर्गों को ऊपर लाने में हेल्प मिलेगी। लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद गांधी जी और अम्बेडकर एक समझौते पर पहुंचे, जिन्हें पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण उत्पीड़ित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र समाप्त हो गया। पूना पैक्ट का प्रावधान क्यों किया गया, देखेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर वंचित समूह के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विचार करने थे। उद्घाटन गोलमेज सम्मेलन में जहां उन्होंने दलित प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, उन्होंने एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना समर्थक व्यक्त किया। दूसरी ओर महात्मा गांधी पृथक निर्वाचन की अवधारणा को सख्त विरोधी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा रखे गए विचार के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए पूना की यरोदा जेल में उपवास जारी रखा, अर्थात वह आमरण अनशन पर बैठ गए। पूना समझौता, जिस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी ने आमरण अनशन समाप्त करने की सार्वजनिक मांग के जवाब में हस्ताक्षर किए गए थे, वे वंचित वर्गों के लिए प्रांतीय विधायिका में आरक्षित सीटों की स्थापना की, जिसमें विलयित निर्वाचक मंडल का उपयोग करके चुनाव कराए गए। गांधी इस विचार से असहमत थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अछूतों को हिंदू धर्म के दायरे से बाहर रखा जाए। प्रांतीय विधायिका वंचितों के लिए कुछ सीटें अर्जित करेगी। सीटों की संख्या के गणना के लिए प्रांतीय परिषदों की कुल संख्या का उपयोग किया गया था। मद्रास को 30 सीटें, पंजाब को 8, बंबई और सिंध को 14, मध्य प्रांत को 20, बिहार और उड़ीसा को 18, बंगाल को 46, असम को 7 और संयुक्त प्रांत को 20 सीटें दी गईं। नजस्तन कुल मिलाकर 147 आरक्षित सीटें बनी। इनमें से प्रत्येक सीट के लिए वंचित वर्गों के योग्य मेंबर से बना एक निर्वाचक मंडल होगा। इन चुनावी वर्गों द्वारा दलित वर्गों के एक समूह को चुना जा सकता है। इन उम्मीदवार को चुनने के लिए एक वोट की आवश्यकता होगी। सबसे अधिक वोट पाने वाले 4 उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। इन लोगों ने 2 वोट डाले, क्योंकि वे समान मतदाता और पिछड़े वर्ग दोनों के तहत वोट देने के पात्र थे। केंद्रीय विधायिका का इरादा संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटों की समान रणनीति का उपयोग करने का था। वंचित वर्ग के मेंबर को केंद्रीय विधायिका में 90% बीज प्राप्त होंगे।
यह व्यवस्था 10 वर्षों तक जारी रहेगी, जब तक कि दोनों पक्ष इसे शीघ्र समाप्त करने का निर्णय नहीं लेते। सभी उपलब्ध उपायों के माध्यम से उत्पीड़ित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व की गारंटी दी जाएगी। किसी को भी जात आधारित भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जाएगा, चाहे वह स्थानीय सरकार में कोई पद चाह रहा हो या सरकार द्वारा नियुक्त किया जा रहा हो। प्रत्येक प्रांत में शैक्षिक अनुदान निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोगों की शिक्षा में सहायता के लिए एक निर्दिष्ट राशि प्रदान करेगा। पूना शक्ति का जो पूना पैक्ट हुआ था, उसका समझौता हुआ था, उसका महत्व क्या है आपकी परीक्षा के हिसाब से और ये बायोग्राफी के हिसाब से, तो ये देखिए। महात्मा गांधी के साथ हुए एक समझौते के तहत भीमराव अंबेडकर संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा वंचित वर्ग के उम्मीदवारों को चुनने पर असहमत हुए। इसके अलावा 147 विधायी सीटें सामुदायिक पुरस्कार से लगभग दोगुनी उत्पीड़ित वर्गों के लिए आरक्षित थीं। पूना पैक्ट ने यह भी गारंटी दी कि वंचित समूह को उनकी उन्नति जारी रखने के लिए उनकी शिक्षा के लिए सब्सिडी का एक हिस्सा प्रदान करते हुए सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। उच्च वर्ग के हिंदुओं ने पूना पैक्ट के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वंचित वर्ग भारत में सबसे अधिक अन्यायपूर्ण व्यवहार वाला समूह था। इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया कि समाज के वंचित वर्ग को राजनीतिक रूप से हेल्प करने के लिए त्वरित गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता है। इस संधि ने पूरे देश को निम्न वर्गों के नैतिक उत्थान के लिए नैतिक रूप से जवाबदेह बना दिया। पुनः संधि के तहत दी गई रियायतें इतिहास के सबसे बड़े सकारात्मक कार्यवाही कार्यक्रम का आधार बनी, जिसे अंततः स्वतंत्र भारत में लागू किया गया और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र सरकार और शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों के लिए आरक्षण शामिल था। सबसे बढ़कर भारत के इतिहास में उत्पीड़ित वर्गों को एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत में बदलने वाला पहला गठबंधन था। पूना पैक्ट का दलितों पर क्या प्रभाव हुआ, ये देखेंगे। आजादी के बाद से दलितों को समाज में सबसे वंचित और प्रभावित समूह के रूप में देखा गया है। पूना पैक्ट ने उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन एक बार लागू होने के बाद यह असफल हो गया। पूना पैक्ट ने उत्पीड़ित वर्गों को मुक्त दिलाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार देने के बावजूद वह असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप पिछली हिंदू सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने में कई समस्याएं पैदा हुई। दरअसल इस समझौते के परिणाम स्वरूप वंचित समूह राजनीतिक कठपुतलियां बन गए, जिनका उपयोग हिंदू जात संगठन अपने लाभ के लिए कर सकते थे। वास्तविक वर्ग के प्रतिनिधि हिंदू जाति समूहों द्वारा चुने गए और समर्थित कठपुतलियों का सामना करने में असमर्थ थे, जिससे दलित वर्ग बिना किसी भेदभाव के नेता रह गया। परिणाम यह हुआ कि वंचित वर्गों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए एक स्वतंत्र और सच्चा नेतृत्व स्थापित करने से रोका गया और उन्हें राजनीति, दर्शन और संस्कृतियों के क्षेत्र में यथास्थिति स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए यह कहना संभव है कि पूना पैक्ट ने उस तरह के समाज के विकास को रोक दिया जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे को महत्व देता था। इसने दलितों को आजादी के एक अलग वर्ग के रूप में मान्यता देने से इनकार करके स्वतंत्र भारत के संविधान में लोगों को दिए गए अधिकारों और सुरक्षा उपायों की अवहेलना की। देखेंगे दलित वर्गों पर पूना पैक्ट का क्या प्रभाव है। पूना समझौते ने जात आधारित हिंदू संगठनों को उत्पीड़ित समूह को राजनीतिक मोहरे के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी। दलित वर्ग बिना किसी नेता के रह गए, क्योंकि सच्चे वर्ग के प्रतिनिधि जातीय हिंदू संगठनों द्वारा चुने गए और समर्थित कठपुतलों को रोकने में असहाय थे। पूना पैक्ट का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी को एकजुट निर्वाचक मंडल के मौजूदा अस्तित्व के प्रति उनकी असहमत में बदले में अधिक सीटें प्रदान करना था। एक निर्वाचक क्षेत्र में मतदान करने के लिए पंजीकृत सभी संचालित वर्ग के सदस्यों से बना एक निर्वाचक मंडल एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था और इसका उपयोग आरक्षित सीट के लिए उत्पीड़ित वर्गों के 4 उम्मीदवारों के लिए एक पैनल का चुनाव करने के लिए किया जाता था। इस चुनाव के लिए एकल मत पद्धति का उपयोग भी किया गया था। प्रत्येक आरक्षित सीट के लिए समान मतदाता प्राथमिक चुनाव से शीर्ष 4 उम्मीदवारों का चयन करेंगे। बड़े गैर मुस्लिम मतदाता आधार को दी गई सीटों का 1% वंचित वर्ग को वितरित किया जाएगा। कांग्रेस की मंजूरी के अनुसार उत्पीड़ित वर्गों को सिविल सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के लोगों ने साझा निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा का समर्थन करने का निर्णय लिया। प्रांतीय विधानमंडलों में नियुक्ति मुस्लिम सीटों से निम्न वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गईं। सीटों की संख्या मद्रास में 36, बंगाल में 30, असम में 7, संयुक्त प्रांत में 20, मध्य प्रांत में 20, बिहार और उड़ीसा में 18, बंबई और सिंध में 15 और पंजाब में 8 थी। साझा निर्वाचक प्रणाली अनुसूचित जात को विधानसभाओं के लिए वास्तविक और प्रभावी प्रतिनिधियों को चुनने से रोकती है और अखिल भारतीय अनुसूचित जात महासंघ की कार्य समिति के अनुसार सबसे हालिया चुनाव भारत सरकार 1935 अधिनियम के अनुसार हुए थे। फ्रेंड्स, इसी में बात करेंगे पूना पैक्ट की सीमाएं। संघ ने निम्न वर्गों को राजनीतिक मोहरे में बदल दिया जिन्हें हिंदू संगठन की बहुसंख्यक जाति काम में ले सकती थी। अभी भी दलित वर्ग राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आते रहते हैं और वोट बैंक बनते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसने दलित वर्गों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए स्वायत्त और प्राथमिक नेतृत्व विकसित करने से रोका, जिससे उन्हें राजनीतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें एक अलग और विशिष्ट अस्तित्व से वंचित करके इसने निम्न वर्गों को हिंदू सामाजिक संरचना का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जात महासंघ की कार्य समिति के अनुसार संयुक्त निर्वाचन मंडल की प्रणाली ने अनुसूचित जातियों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार हाल ही में हुए चुनावों के दौरान विधानसभाओं में सच्चे और प्रभावी प्रतिनिधियों को भेजने की क्षमता से वंचित कर दिया।
समिति ने आगे कहा कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधानों ने प्रभावी रूप से हिंदू बहुमत को अनुसूचित जाति के सदस्यों को नामित करने की शक्ति प्रदान की, जो उनके उपकरण के रूप में सेवा करने के इच्छुक थे। परिणाम स्वरूप पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1947 तक इसकी आलोचना करते रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी अनटीचेबिलिटी थी, उन्हें अनटीचेबल कहा गया। इसके बावजूद भी उन्होंने देश के लिए एक ऐसा बेहतरीन काम किया जिससे आज पूरा देश क्या, हमारा देश, बाकी विभिन्न जो देश हैं वो भी इसका लोहा मानते हैं, उनके ज्ञान का, उनके जीनियसता का, उनके बुद्धिमान का, उनकी बुद्धिमत्ता का। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाया। आप जानते हैं कि मनुस्मृति हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ था, लेकिन कोई कानून नहीं था उस समय, इसलिए उसी के हिसाब से सारी जो भारत की वो सिस्टम था वो चलता था। उसमें कुछ ऐसे श्लोक हैं जो शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ थे। उनमें कुछ ऐसे सूत्र हैं, उसमें कुछ ऐसे श्लोक हैं जो महिलाओं और शूद्रों के खिलाफ थे। इसी के कारण वो इसी बात को चलकर उन्होंने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जला दिया, जिसे जो है मनुस्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखेंगे मनुस्मृति दिवस क्या था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई। मनुस्मृति जाति उत्पीड़न को संस्थागत बनाती है या समाज के एक वर्ग द्वारा बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का शोषण को उचित ठहराता है, या तथाकथित उच्च जात के लोगों द्वारा बहुसंख्यक लोगों के साथ भेदभाव को उचित ठहराता है, या दलितों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने की भी वकालत करता है। डीएमएस के नेता अर्जुन भद्रे ने कहा कि जनता के विशाल बहुमत पर कुछ लोगों के वर्चस्व को कायम रखता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति के मंसूबों को समझा और 1927 में इसी दिन सार्वजनिक रूप से इसके प्रति अपना विरोध दर्ज किया। इसके लिए इन्होंने इस पर आग लगा दी। हम भी उनके इस कृत्य की याद में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संगठनों के प्रति अपना विरोध दर्ज करने के लिए इसे जला रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। दलित नेता राजू अरेकन ने मनुस्मृति को महिला विरोधी के साथ साथ मानव विरोधी भी बताया। मनुस्मृति देश के मूल निवासियों को खलनायक बनाती है या उन्हें उन लोगों के गुलाम के रूप में देखता है जिनके पास सत्ता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति के डिजाइनों और उद्देश्यों को समझा और अपना विरोध दर्ज करने के लिए इन्हें सार्वजनिक रूप से जलाया। उनकी कार्रवाई का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदायों को ब्राह्मणवाद के मंसूबे के बारे में जागरूक करना था। हमें अम्बेडकर के रास्ते पर चलने और समतावादी समाज के उनके सपने को साकार करने की जरूरत है, जहां हर कोई समानता और सम्मान के साथ रह सके, उन्होंने कहा। आज 25 दिसंबर है। यह दलितों के लिए मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसे समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन 1927 में महार तालाब के महान संघर्ष पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुले तौर पर मनुस्मृति का दहन किया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध दलितों के संघर्ष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए इसे गर्व के साथ याद किया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाने के कार्यक्रम को विफल करने के लिए उच्च जातियों ने निर्णय लिया था, उन्हें इसके लिए कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फतेह खान नाम के एक मुसलमान ने इस काम के लिए अपनी निजी जमीन उपलब्ध कराई थी। उन्होंने आंदोलनकारियों को स्थानीय स्तर पर भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए सारा सामान बाहर से लाना पड़ा। इस अवसर पर आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को 5 बातों की शपथ लेनी पड़ती थी। पहला, मैं जन्म आधारित चतुर्वर्ण में विश्वास नहीं करता, मैं जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि जातवाद हिंदू धर्म पर एक दाग है और मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। यह मानते हुए कि कोई ऊंच नीच नहीं है, कम से कम मैं हिंदुओं के बीच खाने पीने पर कोई रोक टोक स्वीकार नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि दलितों को मंदिरों, तालाबों और अन्य सुविधाओं पर समान अधिकार है, जिस तरीके से सभी का है। कुछ लोगों ने बाद में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाने का फैसला आखिरी समय में लिया था, क्योंकि अदालत के आदेश पर और कलेक्टर के समझाने के कारण महार तालाब से पानी पीने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। यह सही नहीं है, क्योंकि सभा पंडाल के सामने पहले से ही मनुस्मृति जलाने की वेदी बनाई गई थी। इससे तैयार करने में 6 लोग 2 दिन से लगे हुए थे। 6 इंच गहरा और 1.5 फीट वर्गाकार एक गड्ढा खोदा गया, जिसमें चंदन की लकड़ी रखी गई। इसके चारों तरफ 4 खंभे लगाए गए थे, जिन पर 3 बैनर लटकाए थे, जिन पर लिखा था, मनुस्मृति दहन स्थल, छुआछूत का नाश हो और ब्राह्मणवाद को दफनाओ। 25 दिसंबर 1927 को रात 9 बजे डॉक्टर अम्बेडकर, सहस बुद्धे और अन्य दलित साधुओं द्वारा मनुस्मृति को पन्ने पन्ने फाड़ कर जला दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल अस्पृश्यता को खत्म करना है, बल्कि चतुर्वर्ण को भी जड़ से खत्म करना है। उन्होंने आगे कहा कि कैसे ब्रिटिशियनों ने धर्म के नाम पर प्लेबियंस को मूर्ख बनाया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि छुआछूत का मुख्य कारण अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध है, जिसे हमें तोड़ना होगा। उन्होंने ऊंची जातियों से अपील की कि वे इस सामाजिक क्रांति को शांतिपूर्वक होने दें, धर्म ग्रंथों को स्वीकार करें और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करें। उन्होंने अपने ओर से शांतिपूर्ण का आश्वासन दिया। सभा में 4 प्रस्ताव पारित किए गए और समानता की घोषणा की गई। इसके बाद उपरोक्त अनुसार मनुस्मृति जला दी गई।
उन्होंने आगे घोषणा की कि यदि दुर्भाग्य से मनुस्मृति को जलाने से ब्राह्मणवाद समाप्त नहीं होता है, तो हमें या तो ब्राह्मणवाद से पीड़ित लोगों को जलाना होगा या हिंदू धर्म छोड़ना होगा। अंततः बाबा साहब को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाना पड़ा। मनुस्मृति आज भी उसी प्रकार का परिचित है। वर्तमान समय में आरएसएस द्वारा देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए सांस्कृतिक फांसीवाद का आतंक फैलाया जा रहा है। इससे देश की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को बड़ा खतरा है। ऐसे में दलितों को चतुर्वर्ण खत्म होने तक मनुस्मृति दहन दिवस मनाना होगा। बाबा साहब देश की आज़ादी की लड़ाई में तो सक्रिय रहे ही, लेकिन उनकी असली लड़ाई तो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थी, जिससे आज़ादी मिलनी देश के लिए बहुत जरूरी थी। इसलिए भारत के स्वतंत्र होने के बाद उनकी भूमिका और जिम्मेदारी और बढ़ गई, जब उन्हें भारतीय संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया। इतिहास में आज के दिन ऐसे व्यक्तियों को याद किया जाता है जिन्होंने देश को संविधान दिया। ऐसी महान विभूति को हम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। साल 1990 में 31 मार्च को ही मरणोपरांत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी देश समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन करता है। आइए इसी कड़ी में बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। साल 1956 में अम्बेडकर जी को बोधसत्व से सम्मानित किया गया। 1990 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। 2004 में पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द एयर टाइम से सम्मानित किया गया और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन से भी सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में जरा सा वीडियो रह गया है, हम देखेंगे इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। आइए उन पे एक नजर डालते हैं। तो आइए उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इसमें से कुछ हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपका है मूक नायक, द लीडर ऑफ द डम। मूक नायक इनकी एक पत्रिका थी या इनकी एक रचना थी, 1920 में आई थी। और आपका है बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत जो 1924 में आई। और है समता, जिसे आप इक्वालिटी कहते हैं, और ये 1928 में आई। जनता द पीपुल 1930 में आई। और प्रबुद्ध भारत, इनलाइटमेंट इंडिया, इनलाइटन इंडिया जो 1956 में आई। इसके साथ और भी रचनाएं हैं फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे द बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्टेस इन इंडिया, और भारत में छोटी जाति। तो फ्रेंड्स, ये रही डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की संपूर्ण बायोग्राफी। अब उनकी रत्न के बारे में देखेंगे, उन्हें कौन सा रत्न प्राप्त किया। जैसे आपने देखा कि उन्हें भारत रत्न जो है मरणोपरांत दिया गया। अब देखते हैं उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी जो बहुत फेमस थी और आज भी फेमस हैं। तो ये देखेंगे उनके बारे में। पहली पुस्तक थी उनकी मूक नायक, द लीडर ऑफ द डम्प, जो 1920 में लिखा था उन्होंने। दूसरा है बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत 1924 में आई थी। और नेक्स्ट है आपका समता, जिसे इक्वालिटी कहते हैं, ये 1928 में आई। और है जनता द पीपुल 1930 में। एंड प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, इनलाइटमेंट इंडिया, इनलाइटन इंडिया जो 1956 में आई। आइए देखेंगे इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं इनकी। जैसे आपकी है कास्टेस इन इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु बियर द शूद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी में नेक्स्ट देखेंगे हिंदुइज्म का दर्शन, भारत में छोटी ज्योतें, समस्याएं और समाधान, आगरा का ऐतिहासिक भाषण, ईश्वर, आत्मा एवं वेद आदि में विश्वास धर्म है, अछूतपन का मूल और सांप्रदायिक गुत्थी और इसे हल करने का उपाय। नेक्स्ट है भाषावार प्रांत रचना, भारताचे संविधान, पुणे करार और धर्मांतर का, शूद्रों की खोज, रुपए की समस्या, हिंदू धर्म की रिडल, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति, शूद्र कौन थे, अछूत कौन और कैसे, पूना समझौता, पूना पैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये रही उनकी कुछ पुस्तकें। फ्रेंड्स, आज 14 अप्रैल के दिन पूरा विश्व उनकी जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य में हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और पूरा विश्व आज उनकी जयंती मना रहा है। इस जयंती पर हम भी आपको 2 लाइनें बोलना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।